हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, कल इस बैंक के रिजल्ट सामने आए हैं और नंबर उतने भी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। तो जब मंडे को बाज़ार खुलेगा तो डेफिनेटली मुझे कोई बहुत बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत डिक्लाइन ही देखने को मिल जाए। और लंबे समय से अगर आप देखोगे तो इसने परफॉर्म नहीं करा है। एक महीने का ग्राफ लगातार डिक्लाइन वाला ही देखने को मिला है, तकरीबन 9 से 10% की गिरावट है। और जिस तरीके के नंबर्स इसके आए हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तेज़ी संभव है। थोड़ी बहुत गिरावट और यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ से अगर ये और 10% की गिरावट दिखाता है तब जाकर खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते नज़र भी आ सकते हैं। बात करेंगे वीडियो में आगे इसके बारे में, लेकिन अगेन वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 74 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में लगातार गिरा है ये। इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो यहाँ पर 10% की गिरावट ही है। अगर आप हायर लेवल 100 रुपये से अगर आप देखते हो तो 25% की गिरावट ये ऑलरेडी वहाँ से दिखा चुका है। और जब भी इसने अटेम्प्ट करे गिरावट आई, अटेम्प्ट करे गिरावट आई, अटेम्प्ट करे गिरावट आई। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 70 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। 65 से 70 का लेवल मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। 65 से 70 रुपये के लेवल के आसपास, ये मेरा मानना है, ठीक है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, जो कि देखो रेवेन्यू वाइज तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इनका जो रेवेन्यू हुआ था अभी जून क्वार्टर में वो 10,408 करोड़ के आसपास का था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले के क्वार्टर में ये रेवेन्यू 9,860 करोड़ के आसपास का था, तो बढ़ा है ये। इवन पिछले साल के 8,280 करोड़ के मुकाबले तो ये और ज़्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू बहुत ही शानदार मैं कहूँगा। लेकिन देखो, हर बार गड़बड़ अगर आप देखो पिछले 3 क्वार्टर में अगर आप देखो तो एक ही चीज़ कॉमन है कि इनके प्रॉफिट्स में तेज़ी नहीं आ पा रही है। क्योंकि कभी किस क्वार्टर में खर्चा आ जाता है, कभी टैक्स ज़्यादा लगता है तो भैया कभी प्रोविजनिंग करनी पड़ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो टोटल खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ इनका, ठीक है। हर बार की मतलब पिछले क्वार्टर जितना ही है, थोड़ा बहुत बढ़ा है। 8,525 करोड़ का इनका खर्चा हुआ, ठीक है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 8,195 करोड़ का था, पिछले साल 6,780 करोड़ का था। डेफिनेटली बढ़ा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप खर्चे के बाद इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो तो वो 1,880 करोड़ का है, जो कि स्टिल पिछले साल के 1,500 करोड़ के मुकाबले तो बहुत अच्छा, इवन पिछले क्वार्टर के 1,665 करोड़ के मुकाबले भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि एक और खर्चा यहाँ पर हो गया और वो था प्रोविजनिंग का यहाँ पर खर्चा लग गया, और वो था तकरीबन 995 करोड़, जो कि पिछले साल के 475 करोड़ के मुकाबले डबल है, ये उससे भी ज़्यादा। इवन इससे पहले के क्वार्टर के 723 करोड़ के मुकाबले भी ये ज़्यादा रहा। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखते हो बिफोर टैक्स, जो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले अच्छा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप बिफोर टैक्स अगर आप देखते हो उसके बाद प्रोविजनिंग के बाद, तो ये 888 करोड़ का हो गया, जो कि पिछले साल 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था इनका, और पिछले क्वार्टर में 940 करोड़। तो यहीं पे भाई साहब खेल हो गया। बाद में 207 करोड़ का यहाँ पर टैक्स भी लगा। तो एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट हुआ है इनका वो हुआ है सिर्फ 880 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी बहुत कम है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बहुत कम है ये। और यही वजह है कि यहाँ पर इनको प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ गई और ये खर्चा इनको भारी पड़ गया। और यही वजह है कि भाई साहब रेवेन्यू बढ़ते हुए होने के बावजूद भी इनका जो प्रॉफिट है वो ना पिछले साल को बीट कर पाया, ना पिछले क्वार्टर को बीट कर पाया। तो खर्चा भले ही यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रोविजनिंग अगर आप देखो तो उसने थोड़ा बहुत परेशान करा यहाँ पर ज़रूर है। और ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ग्रोस एनपीए है। ग्रोस एनपीए भाई साहब पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ गया। यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका जो ग्रोस एनपीए है वो बढ़ गया, जो कि अच्छा नहीं है। 1.90% हो गया, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1.88% का था। तो ये ख़राब नंबर्स है यहाँ पर। और पिछले साल तो हालांकि उसके मुकाबले तो कम ही होगा। और यहाँ पर अगर नेट एनपीए तो वो चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एटलीस्ट 0.59 के आसपास का है,
जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 0.60% का था और पिछले साल के क्वार्टर में 0.70% का था। तो हल्का सा मतलब यहाँ पर सुधार है, लेकिन ग्रोस एनपीए ने डेफिनेटली यहाँ पर उतना मतलब निराश करा है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है, ऑलमोस्ट 5 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हुए थे सैटरडे को यहाँ पर। और मंडे को जब बाजार खुलेगा तब मुझे लगता है कि वापस 5-6 करोड़ तक के शेयर आपको ट्रेड होते नजर आएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं कल उसका असर आपको मंडे को ही देखने को मिलने वाला है। और जहाँ तक इनके ऑल टाइम हाई की बात है तो वो 100 रुपये का था, मार्केट के इसका 55,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग कह रहे खरीदारी करो और 39% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अभी इनके अगर आप डिविडेंड के बारे में देखो तो वो पे नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि शायद 1-2 साल और पे नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन में बिकवाली जून क्वार्टर में अनिल संघवी की तरफ से हुई थी। यहाँ पर 83 रुपीज़ के प्राइस पर 2 लाख शेयर बेचे गए थे। और यहाँ पर अगेन वी वैद्यनाथन भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी उनकी तरफ से बिकवाली, अगेन ये गिफ्ट उन्होंने कराया किसी को, ठीक है, और वो अपने शेयर्स गिफ्ट करते रहते हैं अपने ड्राइवर्स को, अपने स्टाफ को गिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो वो देखने को मिला है हमें। और जहाँ तक बात करी जाए नंबर्स की तो डेफिनेटली रेवेन्यू में ग्रोथ है, उसमें कोई शक की बात नहीं। अगर आप एनुअल परफॉर्मेंस देखो तो ग्रोथ है, और अगर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे तो यहाँ पर उतना बड़ा ग्रोथ नहीं। और इवन अभी रिसेंट के जो नंबर्स हम बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तब ठीक से पता चलेगा। तो यहाँ पर इनका जो पी रेशियो है वो 19 का है, सेक्टर पी 17-18 का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सस्ता उतना भी नहीं, लेकिन अगर ये 65 से 70 रुपये की रेंज में जाएगा तब मुझे लगता है कि थोड़ा सा सस्ता उस लेवल पर ये हो जाएगा। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो देखो इनके रेवेन्यू आप देखो तो एक चीज़ ये है कि लगातार बढ़े हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लगातार देखो 7,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, बढ़ के 7,800 हुए, फिर 8,200 हुए, फिर 8,700 हुए, फिर 9,400 हुए, फिर 9,800 हुए और अभी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया इनका रेवेन्यू। लेकिन दिक्कत वही है ना कि प्रॉफिट देखो 816 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, तब 7,800 करोड़ की रेवेन्यू था। आज 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट इससे भी कम है, घट के 731 करोड़, थोड़ा बहुत बढ़ के 750 करोड़, फिर वापस घट के 732 करोड़, फिर वापस घट के 731 करोड़, अभी तो और घट के 680 करोड़ हो गया। तो नंबर प्रॉफिट वाइज अच्छे नहीं है, मार्जिन पे दबाव यहाँ पर डेफिनेटली बन रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 35.39% की है, और जहाँ तक 37.43% की होल्डिंग थी बिकवाली यहाँ पर ज़रूर हुई है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें 2.67% से 3.34 पर आए हैं, अच्छी बात है। डोमेस्टिक भी 4.14 से बढ़कर 9.47 बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है उन्होंने। एफआईएस हालांकि लगातार बेच रहे हैं, 23.65% से बेच कर वो 19.91 पर आए। तो जो भी प्रमोटर ने बेचा, जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एफआईएस ने बेचा, वो सारा खरीदा है म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक ने, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वालों ने ज़्यादा खरीदा हुआ है। रिटेल और अदर्स की जो 32.11% की होल्डिंग थी वो एक्चुअली में घट के 31.89% पर आई है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.64% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 16.25% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस बैंक को लेकर के, देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि जब तक मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, एक ये बैंक और एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों को लेकर मैंने एक ही चीज़ कही है कि जब तक मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी की यहाँ पर उम्मीद नहीं कर रहा। मुझे तक कि तब तक यहाँ पर टाइम लगेगा, कोई तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरा मानना है। और जो रिजल्ट्स भी सामने आए डेफिनेटली वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं वापस ये जाएगा मतलब 65 से 70 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा और वहाँ से बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो शायद आपको देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।